हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 7 लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष, जो कि है सूत्रों की उत्पत्ति करना। क्या है? सूत्रों की उत्पत्ति करना, यानी कोई भी जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को डेरिवेशंस हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 1/2 CV² होता है, यह फार्मूला कैसे आता है यहाँ पर हम देखेंगे, वह डायमेंशनल हिसाब से हम देखेंगे। और जो सूत्रों की उत्पत्ति करना होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस AI, PMT, नीट, IIT और एयरफोर्स, नेवी, NDA में बहुत बार यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत अच्छे तरह से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले का हेडिंग डालेंगे सूत्रों की उत्पत्ति करना। देखिए यहाँ पर डालेंगे सूत्रों की उत्पत्ति करना। सूत्रों के उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना यानी कोई भी फार्मूला है उसको उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि किसी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट समझिए। यदि किसी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा, यदि किसी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा उनके द्रव्यमान m तथा वेग भी और वेग भी और घनत्व रो पर निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा के सूत्र निर्धारित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। यदि किसी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा उनके द्रव्यमान m और वेग भी और घनत्व रो पर निर्भर करता है, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र ड्राइव कीजिए, यानी सूत्रों की उत्पत्ति कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, जरा यहाँ पर आइए। यहाँ पर किनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा को। किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है किनेटिक एनर्जी? मास पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? m। और किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। उसके बाद यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है? रो, यानी घनत्व पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ पर आपका किनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को जैसे ही हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है, और जो वैल्यू आएगा न तो इन सारी वैल्यूओं का न तो डायमेंशन होगा न तो यूनिट होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, और उस क्वांटिटी को न तो यूनिट होगा और न तो डायमेंशन होगा। तो देखिए यहाँ पर किनेटिक एनर्जी, इसको हम हटा दिए तो यहाँ पर मान लेते हैं U आया, और m, और पावर यहाँ पर a लिखते हैं, और v पावर b लिखते हैं, और रो पावर क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। इतना लिखते हैं ना जी। अब बताइए यहाँ पर इतना हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर U होता है, न तो इसका कोई डायमेंशन होता है और न तो कोई बीमा होता है। हमको एक फार्मूला के फॉर्म में ला देना है, तो हम कैसे लाएंगे? अब लिखेंगे दोनों तरफ बीमा
बीमा को बराबर करने पर अब यहाँ पर दोनों तरफ यानी LHS में और RHS की तरफ दोनों साइड हम डायमेंशन को इक्वल करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है mL/t-2 mL²t-2 इतना होता है ना जी। और यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पर m पावर क्या हो जाएगा a। फिर यहाँ पर वेलोसिटी का कोई क्या डायमेंशन होता है L/t-1, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा b। और यहाँ पर रो का डायमेंशन क्या होता है यानी घनत्व का डायमेंशन क्या होता है m/, क्या होता है L3 इतना होता है ना जी। अब पावर क्या हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पर m L² और t-2 बराबर m पावर क्या है a और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है L/t-1 और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में L/t-3। अब पावर क्या है c। अब बताइए यहाँ तक सब लोगों को दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना जी? एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इन द स्लो प्रोसेस डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस आफ्टर द स्लो प्रोसेस लर्निंग इन द बेस्ट लर्निंग प्रोसेस फास्टली प्रोसेस लर्निंग आर नॉट एग्जिस्टेंस यानी एक्सेप्ट नहीं करता है, एकदम स्लो प्रोसेस में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर m L² बराबर यहाँ पर m के पावर क्या है a है, तो यहाँ पर m के पावर a और यहाँ पर m के पावर क्या है c है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a+c। अब बताइए कोई डाउट है? और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर b के पावर क्या है l है, तो यहाँ पर b के पावर क्या है l के पावर क्या है b है, तो b रखेंगे। और यहाँ पर l के पावर क्या है -3c है, तो क्या रखेंगे -3c। और यहाँ पर t और यहाँ पर t पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -b हो जाएगा ना जी। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर m से पहले शुरुआत करते हैं। m देखिए यहाँ पर m के पावर क्या है a+c और यहाँ पर m के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो देखिए यहाँ पर a+c अब बराबर क्या हो जाएगा 1 हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर l के पावर क्या है b-3c है और l के पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं b-3c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर देखिए -b बराबर यहाँ पर t के पावर क्या है -2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b बराबर क्या बचेगा 2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर आप b का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 2 - 3c बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 3c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0/3, तो यानी c बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो a+c का वैल्यू क्या है 0 बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए तो यहाँ पर a का भी वैल्यू आ गया और किसका आ गया b का भी डायमेंशन आ गया और c का भी डायमेंशन आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a b c के मान भरने पर अब देखिए यहाँ पर एक क्या है यही नहीं है जी किनेटिक एनर्जी बराबर u ma v और रो c इतना है ना जी। और देखिए यहाँ पर u और m पावर क्या है यानी a का पावर कितना है 1 और यहाँ पर b का पावर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 और रो के पावर कितना है यहाँ पर रो के पावर यानी c के पावर कितना है 0, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा किनेटिक एनर्जी u m यहाँ पर क्या हो जाएगा v² और किसी भी पावर के ऊपर 0 इसका वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो देखिए तो यहाँ पर u का वैल्यू एक फार्मूला का फॉर्म में लाने के लिए तो u का वैल्यू क्या रख सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी के 1/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1/2 mv²। अब देखिए तो यहाँ पर किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। अब देखिए तो यहाँ तो कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चंस बहुत सारा बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट पूछता है। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं कहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चंस आपका रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बताइए यहाँ पर कोई डाउट है इस तरह क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए? अब देखिए यहाँ तक तो अब देख लिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चंस को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इसमें कोई प्रकार का डाउट होने वाला नहीं है। यहाँ तक तो देख लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले का एग्जाम्पल देख लिया और दूसरा का एग्जाम्पल अब देखते हैं। हम दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। एच ऊंचाई, अब यहाँ पर देखेंगे एच ऊंचाई से गिरते किसी कण का, एच ऊंचाई से गिरते किसी कण का अंतिम वेग तथा ऊंचाई एच और गुरुत्वीय त्वरण जी और द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है, तो अंतिम वेग के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे, लिखेंगे एच ऊंचाई से गिरते किसी वस्तु का द्रव्यमान, एच ऊंचाई से गिरते किसी वस्तु का, एच ऊंचाई से गिरते किसी वस्तु का अंतिम वेग, एच ऊंचाई से गिरते किसी वस्तु का अंतिम वेग और उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई h तथा द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण g और द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है तो अंतिम वेग की सूत्र निर्धारित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे समझते हैं। और यहाँ पर अंतिम वेग क्या होता है? v होता है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? यहाँ पर तो पहल का आपका ऊंचाई h पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? h पर। उसके बाद क्या? ग्रेविटी पर। और उसके बाद किस पर? m पर। तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं h g m, लिख सकते हैं ना जी। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगी यानी k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? h g m। यहाँ पर पावर a मान लेंगे, b मान लेंगे, c मान लेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर अब दोनों तरफ बीमा को बराबर कर देंगे, यानी डायमेंशन को हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? m0 LT-1। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 इतना होता है। और यहाँ पर k का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और यहाँ पर h का क्या होता है? हाइट है, तो हाइट का क्या होता है? l है। हाइट क्या होता है? एक लेंथ होता है, लेंथ का क्या होता है? l। पावर क्या है? a। उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटी की क्या होता है? LT-2। त्वरण का होता है ना जी? LT-2। और पावर क्या है? b। उसके बाद यहाँ पर क्या है? मास यानी द्रव्यमान की क्या होता है? m। और यहाँ पर पावर क्या है? c। अब बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, m⁻0 l⁻1 और t⁻−1 बराबर यहाँ पर k और यहाँ पर l, और यहाँ पर l पावर a है और यहाँ पर l पावर कितना है? b है। तो यहाँ पर l पावर a प्लस क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा? a प्लस b।
और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी पावर कितना है -2, तो यहाँ पर क्या है b, तो टी पावर क्या हो जाएगा -2v, इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2v। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, m पावर यहाँ पर c, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर m पावर c बराबर यहाँ पर क्या है वैल्यू, अब यहाँ पर m पावर c बराबर यहाँ पर वैल्यू c के वैल्यू क्या है, m पावर c बराबर यहाँ पर m पावर क्या है 0, तो देखिए यहाँ पर c के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए c के वैल्यू आ गया, अब -2b बराबर, अब t के जगह पर यहाँ पर वैल्यू कितना आया हुआ है -1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे, b का निकल गया, अब b का निकल गया, b का डायमेंशन कितना आया, b का -2b, यहाँ पर क्या है t का क्या है -1, कितना है ना जी, तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, b का डायमेंशन निकल गया। अब यहाँ पर किसका निकालेंगे a का, तो a प्लस b बराबर क्या है l के पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1। a का वैल्यू कितना आया हुआ है, b का वैल्यू कितना आया हुआ है, b का वैल्यू यहाँ पर 1/2 बराबर 1, तो देखिए यहाँ पर a बराबर 1 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए तो यहाँ पर a का भी बीमा आ गया और b का भी बीमा, a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया और c का भी वैल्यू आ गया, यानी तीनों का आपका वैल्यू आ गया। तो देखिए यहाँ पर तीनों का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 का वैल्यू क्या है, v बराबर k HA GB और MC, इतना है ना जी। तो देखिए यहाँ पर v बराबर यहाँ पर k और HA का वैल्यू कितना आया हुआ है, यहाँ पर 1/h, a का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/2, और g का वैल्यू कितना आया हुआ है, यानी b का वैल्यू कितना आया हुआ है, b का वैल्यू कितना है 1/2, और MC का वैल्यू कितना आया हुआ है 0। यहाँ पर 0 आया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो v बराबर यहाँ पर k, और यहाँ पर h का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/2 आया हुआ है ना जी, 1/2, और यहाँ पर g का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/2। यहाँ तक तो हम देख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर v² बराबर यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा k, यहाँ पर k लिख सकते हैं ना जी, k यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा gh², gh रूट अंडर gh, इतना हो जाएगा रूट अंडर gh हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर v को फिर यहाँ पर रूट स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2 मान लेंगे, यहाँ पर gh, यह फार्मूला आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर पावर क्या है 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 को हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा k, v बराबर क्या हो जाएगा k 2h, k क्या हो जाएगा k 2h, और यहाँ पर अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा gh। अब बताइए कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में? बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। देखिए यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चंस ये PMT 2005 में पूछ चुका है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, अब यहाँ पर नंबर तीसरा का क्वेश्चन की बारी है। तो तीसरा का क्वेश्चन आपका AIPMT में पूछ चुका है और नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा का क्वेश्चन से, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई
लंबाई l तथा उसकी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण g और द्रव्यमान m पर निर्भर करता है तो आवर्तकाल का सूत्र नियमित कीजिए। क्या कीजिए? सूत्र नियमित कीजिए। तो यहाँ पर आवर्तकाल यानी सरल लोलक यानी आवर्तकाल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर एल पर, उसके बाद किस पर? जी पर, उसके बाद किस पर? एम पर। इतना डिपेंड कर रहा है ना जी। और यहाँ पर टी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? के मान लेते हैं कांस्टेंट एल जी एम, इतना आ जाएगा ना जी। यहाँ पर पावर ए बी और सी मान लेते हैं। कोई डाउट है? यहाँ पर पावर एक्स वाई जेड भी लिखा रहेगा तो आप घबराइएगा वहीं नहीं। यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा और यहाँ पर ए बी सी लिखा रहेगा पावर, तो ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखते जाइए। अब देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ बीमा को बराबर करने पर अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है इसको दोनों तरफ डायमेंशन को बराबर करेंगे तो टाइम पीरियड का क्या होता है? एम एल टी पावर क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पर क्या हो जाता है? 0। इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर के, यहाँ पर एल का क्या होता है? एल ए, और ग्रेविटी का क्या होता है? एल टी माइनस 2 बी, और यहाँ पर मास का क्या होता है? एम पावर सी। यहाँ तक कोई डाउट है? इस तरह लिख सकते हैं ना जी। यहाँ पर एल पावर ए, क्योंकि एल का डायमेंशन क्या है? एक लेंथ होता है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल, और ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण के क्या होता है? एल टी माइनस 2। यहाँ पर पावर बी है तो बी, और एम का क्या होता है? एम है। यहाँ पर पावर सी है तो सी। अब देखिए यहाँ पर एम पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर 1 बराबर यहाँ पर के। अब यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है? ए, और यहाँ पर वैल्यू क्या है? बी, तो ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी पावर क्या है? -2 है। क्या है? -2। और यहाँ पर क्या है? बी, तो क्या हो जाएगा? 2b। -2 में अब बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2b। और देखिए यहाँ पर एम पावर क्या है? सी। इतना तो समझ गए। उसके बाद अब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर m के पावर क्या है? 0, यहाँ पर m के पावर क्या है? c, तो यहाँ पर m पावर 0 बराबर m पावर c। तो यहाँ पर देखिए m पावर c बराबर m पावर 0, यहाँ पर क्या है? 0, तो c का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब क्या निकालेंगे? अब आपको यहाँ पर b का वैल्यू लिखा है -2b बराबर यहाँ पर b के जगह यानी t के जगह पर क्या है? 1 है। तो देखिए तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ना जी। उसके बाद यहाँ पर a, यहाँ पर क्या है? l के पास a प्लस b अब बराबर यहाँ पर l के पास क्या है? 0। और देखिए तो b का वैल्यू कितना आया हुआ है? -1/2 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। a का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर एक क्या है? यही ना इक्वेशन t बराबर के एल। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू क्या है? 1/2। और यहाँ पे g का वैल्यू कितना है? यानी b का वैल्यू कितना है? ये -1/2 इतना है ना जी। और यहाँ पर m के वैल्यू क्या है? 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो t बराबर k, और देखिए यहाँ पर ऊपर 1/2 है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? l/g, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा? k √l/g। ये फार्मूला आ गया। अब बताइए कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चंस में? इस तरह का क्वेश्चंस बहुत आसानी से कीजिएगा आप लोग। इतने हम कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए सिखा देते हैं। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।